चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 10 के लिए साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो कि 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप क्लास 10 के छात्र हो और दे रहे हो 2022 में बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का, तो एक बार वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 के लिए, जो कि आपका साइंस का है सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज मैं आपको सेट फर्स्ट बता रहा हूँ और आपको यह बताते चलूँ, ये आपका MP बोर्ड का है, जो कि रिलीज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सैंपल क्वेश्चन पेपर, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो समय आपको 3 घंटे का मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए, जिसमें कि यूपी बोर्ड में आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है, जबकि MP बोर्ड में आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। पूर्णांक आपका 80 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, जिसमें कि आपको निर्देश दिया जा रहा है। पहला वाला निर्देश आपके सामने है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इनका ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कुल अंक आपके 20 हो जाएंगे। थर्ड वाला कह रहा है प्रश्न नंबर 5 से लेकर 22 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, इनके विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चौथा वाला कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक जो होंगे वह उनके समूह अंकित हैं, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आप सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। पांचवा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 9 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको मिनिमम 30 शब्दों के अंतर्गत देना होगा। छठा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 10 से लेकर 14 तक आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिनिमम 75 शब्दों के अंतर्गत देना होगा। इसी प्रकार से 15 से 19 तक एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 120 क्वेश्चन यानी कि वर्डों में आपको आंसर लिखना होगा। और प्रश्न क्रमांक 20 से 22 तक आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको मिनिमम 150 शब्दों के अंतर्गत देना होगा। और जहां पर आवश्यक हो वहां पर आपको स्वच्छ व नामांकित चित्र भी बनाना होगा। तो इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आ चुका है आप सामने है पहला वाला क्वेश्चन। आपका क्या कह रहा है, आपको देखना होगा और समझना होगा। पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, यानी कि यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। इसमें कि पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको देखना है और समझना है कि जब आयरन ऑक्साइड यानी कि जब Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करता है, तो वह एल्यूमिनियम यानी कि उससे इनके आयरन ऑक्साइड से क्रिया कर लेता है, और यानी कि आयरन ऑक्साइड से उसके यानी कि उसमें से आयरन को यानी विस्थापित कर देता है। तो यह अभिक्रिया क्या है, तो यह अभिक्रिया आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, तो विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है वह यानी कि Fe से अर्थात आयरन से ज़्यादा पावरफुल है, अर्थात ज़्यादा क्रियाशील धातु है, इसलिए वह Fe को उसके उसके यौगिक से उसे विस्थापित कर देती है और उसके स्थान पर स्वयं आ जाती है। ऐसे अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ये बात है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या होता है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जल आवश्यक होता है, तो हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल दोनों ही आवश्यक होते हैं। क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है, जिसे हम हरित लवक कहते हैं। सूर्य का प्रकाश भी आपका आवश्यक होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही स्वपोषी पोषण हो पाता है। इसलिए उपरोक्त सभी अर्थात ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि ये सभी क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। थर्ड वाले की बात है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, क्या पुतलियों के द्वारा या फिर दृष्टि पटल द्वारा या फिर पक्षमावी पेशियों द्वारा या फिर परितालिका द्वारा। तो हम जानते हैं पक्षमावी पेशियों द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आई होप ये यहाँ पर समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी पारितंत्र का प्रथम पोषी स्तर क्या होता है। क्या उपभोक्ता होता है या फिर उत्पादक होता है या फिर अपघटक होता है, फिर उपरोक्त सभी होता है। तो प्रथम पोषी स्तर जो होता है वह क्या होता है, उपभोक्ता, उत्पादक या फिर अपघटक या फिर उपरोक्त सभी। तो यह सभी पारितंत्र में आते हैं, यानी कि ये सभी पारितंत्र के अंतर्गत आती हैं। जो सबसे पहला जो स्तर होता है तो वह कौन सा होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जो पहला होता है वह उत्पादक होता है। क्या होता है, उत्पादक होता है। नेक्स्ट की बात करें, विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत विभव का जो SI मात्रक होता है वह वोल्ट होता है, जिसे हम जूल क्या कहते हैं, जिसे हम जूल यानी जूल क्या कहते हैं, क्योंकि इनके V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। क्या होता है, जूल पर जूल प्रति कूलाम भी हम इसे क्यों कहते हैं। तो आपको याद रखना है जूल प्रति कूलाम, आपको याद रखना है, क्योंकि वोल्ट को ही हम जूल प्रति कूलाम भी कहते हैं। और जूल किसे कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। कार्य का मात्रक जूल होता है, शक्ति का मात्रक वॉट होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और एम्पियर इनकी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। सेकंड वाले की बात करें, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो हम जानते हैं
हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो प्रचलित नाम है, अर्थात इसे हम सामान्य जानते हैं तो उसे हम जानते हैं विरंजक चूर्ण से। किसे जानते हैं? तो विरंजक चूर्ण इसी को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो विरंजक चूर्ण आपको याद रखना है। तो विरंजक चूर्ण CaOCl2 का ही फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट बात है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका के जो मध्य कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सिनेप्स आपको याद रखना है। आपको यहाँ पर सिनेप्स भर देना है। क्या भर देना है? आपको यहाँ पर सिनेप्स भर देना है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। थर्ड वाली की बातें हैं, डैश परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ओजोन परत जो है वह सूर्य से आने वाली यानी कि परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है पृथ्वी की। आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात, डैडसन को भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। तो राजेंद्र सिंह को किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह आपका सिंपली यहाँ पर आ जाएगा। राजेंद्र सिंह को भारत के वाटरमैन के या फिर वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है। पांचवें क्वेश्चन की बात करें कि प्रकाश के अवयवी कणों में वर्णों में विभाजन को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। आपका यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? तो वर्ण विक्षेपण आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप इस समझ में आ चुका होगा। यह 5 अंक आपके पक्के हो चुके हैं। नेक्स्ट की बात है, थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका काफी महत्व रखने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना है और समझना है। यहाँ पर किस प्रकार से कह रहा है आपको अच्छे प्रकार से देख लेना है। सही जोड़ी आपको बनाना होगी। क्या करना है? आपको सही जोड़ी बनाना है। तो सही जोड़ी में आपको अच्छे प्रकार से देख सकते हैं कि सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है। तो हम जानते हैं सर्वाधिक क्रियाशील धातु जो होती हैं वह कौन कौन सी होती हैं। तो आपको पता होगा सोडियम, पोटेशियम और यहाँ पर एक और होती है, आपको वो ध्यान में रखना है। फिलहाल के पोटेशियम यहाँ पर मिल रही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी पर आपका चला जाएगा। मास्टर ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर आपका डी पर चला जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विनवाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला पहले चला जाएगा। ऊर्जा की जो मुद्रा होती है वह क्या होती है? तो आपको ये पता होना चाहिए। ऊर्जा की जो मुद्रा होती है वह ATP होती है। क्या होती है? ATP होती है। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो सभी आंसर्स आपके मिल चुके हैं। नेक्स्ट की बात नहीं, क्वेश्चन फोर्थ भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना है और समझना होगा। यहाँ पर कह रहा है कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? नाम आपको लिखना होगा। तो सोडियम कार्बोनेट का किया जाता है। किसका किया जाता है? Na2CO3 का किया जाता है। Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। रक्तदाब को आपको परिभाषित करना होगा, अर्थात ब्लड प्रेशर जो होता है उसको आपको परिभाषित करना होगा। किसके यानी किसके होता है? 1/A के क्या होता है? आपको ये याद रखना है। 1/A के उल्टा होता है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पे क्या है उस दर्पण का आपको नाम लिखना है जो कि बिंब यानी बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो उसे हम कहते हैं यानी वो दर्पण का है अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर अवतल दर्पण आपको याद रखना है। आई होप आप इस समझ में आ चुका होगा। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? जो आवर्त नियम है मेंडलीव का वह क्या होता है? वह इनके सभी परमाणु जो होती हैं उनके आवर्ती इनके फलन इनके उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होती हैं। इस टाइप से जो था वही आपको याद रखना है। फिलहाल नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। DNA का आपको फुल फॉर्म लिखना होगा तो काफ़ी ईजी है, आप ले सकते हो। नेक्स्ट बात ने वायु में दहन से पहले मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है? तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, जो मैग्नीशियम रेवन जो होती है उस पर ताकि कोई यानी कि बहुत जल्द वह वायु से क्रिया कर ले, इस तरीके से यानी कि ताकि वह आसानी के साथ दहन कर सके, अर्थात वह जल सके, इसलिए वायु में दहन से पहले मैग्नीशियम रेवन को साफ किया जाता है ताकि वह अच्छे प्रकार से आग को पकड़ ले। अथवा की बात नहीं है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रक्षालित किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रक्षालित इसलिए किया जाता है ताकि वह क्या हो, ताकि वह खराब ना हो, अर्थात उसमें दुर्गंध ना आए, यानी दुर्गंध ना आए। जैसे कि क्या हो जाएगा, जैसे अचार यानी कि मुरब्बा हो गया, तो मुरब्बा का जो डिब्बा होता है तो वह उसे हम कैद रखते हैं, अर्थात वह वायु के संपर्क में आते ही खराब होने लगता है। इस टाइप से समझ सकते हो, क्योंकि वह काफ़ी ही तेज़ यानी गति करता है, यानी कि क्या करता है तो क्रिया करने लगता है। छठे क्वेश्चन की बात करें कि आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया है। क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है क्योंकि उसकी संयोजकता जो होती है वह शून्य होती है, वह किसी से क्रिया नहीं कर सकते, इसलिए उसे
इनके अलग समूह में रखा गया है, जिसे हम समूह 18 के नाम से जानते हैं। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, वह कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? इस तत्व की हमको परमाणु संख्या बताना होगी। तो परमाणु संख्या कितनी है हम जानते हैं, Cl2 की, यानी Cl की जो परमाणु संख्या होती है 7 होती है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, इनमें से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक की समानता होगी, यानी कि N के साथ हो जाएगी या फिर Fn के साथ हो जाएगी, P15 के साथ हो जाएगी, ऑर्गन 18 के साथ हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, किसके साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? क्या F के साथ हो जाएगी? तो F ही, यानी कि FCl2 तो नहीं हो सकता है फिलहाल की, नहीं, यानी कि फ्लोरीन है, यानी कि P15 या P15 के साथ हो जाएगी तो हाँ PCl के साथ हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ चुका हुआ। नेक्स्ट बात ने मिश्रण की क्या कर रहा है आपको बताना होगा, इस टाइप से आप यहाँ पर समझ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात ने संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो ऐसे समीकरण जो कि इनके संतुलित हो, अर्थात इनकी जिसकी अभिकारक तथा या अभिकारक और यहाँ पर क्या कह लीजिए अभिकारक और उत्पाद दोनों ही तरफ इनके पदार्थों की मात्रा समान हो, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है ताकि दोनों ही तरफ यानी कि भार के बराबर हो जाए। अथवा की बात नहीं, वियोजन अभिक्रिया को आपको संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा गया है? क्योंकि वियोजन अभिक्रिया जो होती है वह इनके एक अभिकारक टूटकर दो यानी कि मिनिमम 2 उत्पादों में विभाजित होता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि A+B जो होता है जब वह टूटता है तो वह C बनाता है, उसे हम वियोजन क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जो वियोजन जो होती है वह क्या होती है? तो वह होती है A जो होता है वह गिवन होता है किसके? B+C के गिवन होता है। इस टाइप से यह क्या होती है? अपोजिट होती है, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट बात करें, सूर्योदय के समय इनके रक्त यानी सूर्य रक्तदाब क्यों प्रतीत होता है? अर्थात वह इनके क्या होने रंग लाल क्यों प्रतीत होता है? आपको ये याद रखना होगा। क्यों होता है? क्योंकि इनके सूर्य के इनके किसके कलर के कारण होता है, तो आपको पता